क्या आपने एक ईरानी महिला के प्यार में पड़कर अपनी ही फैमिली की तबाही की कहानी लिखने वाले भारतीय के बारे में सुना है? हम केरल के मशहूर जेसी सैम जॉर्ज केस की बात कर रहे हैं। दुनिया की नजरों में जॉर्ज फैमिली एक बेहद ही इज्जतदार और अमीर फैमिली थी, लेकिन वास्तव में परिवार का मुखिया दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसकी इस दोहरी जिंदगी से पर्दा तब उठता है जब पुलिस वालों को एक दिन 50 फीट गहरी खाई से एक कंकाल मिलता है। तो आखिर उस कंकाल में ऐसा क्या होता है कि पुलिस एक बड़े कांड का खुलासा करती है, और इस जॉर्ज फैमिली की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। ये घटना हाल के दिनों में केरल की सबसे चर्चित और दर्दनाक घटनाओं में से एक रही है। कैसे बताएंगे वो भी। इस कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 को कुराविलंगुड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक शिकायत से होती है। केरल के कोट्टायम जिले के तहत आने वाले इस पुलिस स्टेशन में आकर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कनकरी गांव में रहने वाली उनकी एक रिश्तेदार पिछले कुछ दिनों से किसी का फोन नहीं उठा रही है। पहली नजर में फोन न उठाना एक मामूली बात लगती है, लेकिन शिकायत करने वाले लोग कुछ अनहोनी की आशंका जताते हैं। इस कारण पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद मामले की हकीकत को जानने के लिए फोन न उठाने वाली महिला के घर जाने का फैसला करते हैं। इस महिला का नाम जेसी सैम जॉर्ज था। उम्र लगभग 50 साल थी। जेसी ने अपने जीवन का शुरुआती हिस्सा अपने पति के साथ सऊदी अरब में गुजारा था। वहां वो अपने पति सैम जॉर्ज के साथ रहा करती थी। उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे और 1 बेटी। सऊदी अरब से वापस आने के बाद पति पत्नी केरल के कन्नकरी गांव में 2 मंजिला आलीशान बंगले में रहते थे, जबकि उनके तीनों ही बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन और अलग अलग देश में जॉब कर रहे थे। दरअसल 29 सितंबर 2025 को जब जेसी के बच्चे उसे फोन करने की कोशिश करते हैं तो वो फोन नहीं उठाती है। शुरुआत में बच्चों को लगता है कि शायद माँ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठा रही है, इसलिए वो लोग इंतजार करते रहते हैं। इस तरह एक दिन इंतजार में ही कट जाता है। बारी बारी से सभी बच्चों द्वारा फोन करने के बावजूद जब 1 अक्टूबर तक फोन रिसीव नहीं होता है, तब जाकर वो केरल में ही रहने वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से बात करते हैं और माँ द्वारा फोन न उठाने की जानकारी देते हैं। इस दौरान ये लोग साथ में ही रहने वाले अपने पिता सैम जॉर्ज से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका नंबर भी अनरीचेबल आता है। बच्चों के ही कहने पर रिश्तेदार पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जेसी की तलाश में घर तक चली आती है। उन्हें घर पर ताला लटका हुआ दिखाई देता है। ये घर 2 मंजिल का था। एक फ्लोर पर जेसी रहती थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उसके पति सैम जॉर्ज रहा करते थे। पुलिस आसपास के लोगों से इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले भी जेसी के पति सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जेसी के बारे में पता लगाया जा सके। सैम ही वो शख्स था जो पिछले कई सालों से लगातार जेसी के साथ रह रहा था। जब पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद पुलिस वालों को कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब पुलिस वाले जेसी और सैम दोनों के ही नंबर की डिटेल्स निकलवाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस को नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री मिलती है तो कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। जेसी की आखिरी लोकेशन उसके घर की ही मिलती है। जेसी का मोबाइल भी 26 सितंबर की शाम 6 बजे से स्विच ऑफ मिलता है, लेकिन उसके पति सैम की लोकेशन पिछले कई दिनों से कई बार बदल चुकी थी। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए सैम लुका छुपी कर रहा है। अब पुलिस वालों की एक डेडिकेटेड टीम सैम को ढूंढने में लगा दी जाती है, ताकि न केवल सैम का पता लगाया जा सके बल्कि उसके जरिए जेसी तक भी पहुंचा जा सके। सैम की लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि जब 26 सितंबर 2025 की शाम 6 बजे जेसी का मोबाइल बंद हुआ था, तब ठीक उसी रात सैम की लोकेशन कोट्टायम जिले से बदलकर इडुक्की जिले की तरफ हुई थी। इतना ही नहीं, पुलिस वाले जब घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, तब वहां से भी कंफर्म होता है कि 26 से 27 सितंबर की आधी रात को सैम अपनी कार से निकलता है और वो इडुक्की जिले की तरफ जाता है और फिर अर्ली मॉर्निंग वापस अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में जेसी की मौजूदगी नहीं देखी जाती है। अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर जेसी के गायब होने के पीछे सैम का ही हाथ है। इसलिए पुलिस वाले एक बार फिर से सैम की तलाश में कुछ संभावित जगहों पर छापेमारी करती है, लेकिन कहीं से भी सैम का पता नहीं चलता है। इस बीच सैम की लोकेशन ट्रैक होती है। वहां से पुलिस वालों को पता चलता है कि सैम केरल से निकलकर कर्नाटक की तरफ चला गया है। उसकी लोकेशन मैसूर के आसपास की पाई जाती है। अब केरल पुलिस तुरंत बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और उनसे सैम को गिरफ्तार करने में मदद मांगती है। इस तरह बेंगलोर पुलिस और केरल पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करती है और फाइनली मैसूर से 3 अक्टूबर 2025 को सैम को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस होटल में पुलिस वालों को सैम के साथ एक महिला भी दिखाई देती है। पहली ही नजर में साफ हो जाता है कि यह महिला भारतीय नहीं है। आगे की जांच में उस महिला की पहचान एक ईरानी महिला के तौर पर होती है, जो इस समय केरल के एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भारत में रुकी हुई थी। पुलिस उस ईरानी महिला और सैम को गिरफ्तार करके केरल लेकर आती है। यहाँ दोनों से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती पूछताछ में सैम कहता है कि उसे पत्नी जेसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैम दावा करता है कि हम दोनों भले ही दुनिया की नजरों में पति पत्नी हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग अलग अलग जी रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग एक घर में रहते हुए भी अलग अलग फ्लोर पर पिछले 15 वर्षों से रह रहे हैं। सैम पुलिस वालों के सामने कुछ कोर्ट के पेपर भी दिखाता है और दावा करता है कि उसका और सैम का डिवोर्स केस भी चल रहा है, जिस पर बहुत जल्द कोर्ट से फैसला भी आने वाला है।
अब तक की पूछताछ में सैम पुलिस के सभी सवालों के सही सही जवाब देता चला जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले जैसी के गायब होने और उसके मोबाइल लोकेशन में आए बदलाव के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं तो सैम घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो सैम पर एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर देते हैं। सैम इन सवालों में उलझने लगता है। वो पुलिस वालों के सामने बौखलाहट में अजीबोगरीब जवाब देना शुरू कर देता है। सैम की बौखलाहट देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर सैम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा कठोर सवाल करने लगते हैं। आखिरकार सैम का सब्र टूट जाता है और वो चीख कर जवाब देता है कि हाँ, मैंने जैसी को खत्म कर दिया है। मैं उससे तंग आ गया था। अगर मैं उसे खत्म नहीं करता तो मुझे तलाक के बाद उसे मोटे पैसे और अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ता। सैम के इन बातों का पूरा मतलब अच्छे से समझने के लिए सैम से आगे भी पूछताछ होती रहती है और उस पूछताछ के आधार पर पुलिस वाले हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। खुलासे के मुताबिक सैम और जैसी की पहली मुलाकात 1990 के आसपास होती है। तब दोनों ही बेंगलुरु में काम के सिलसिले में गए हुए थे। यहाँ पहले दोनों की दोस्ती होती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सैम को यह प्यार तब होता है जब वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी थी। जैसी इस बात से अनजान रहती है और वो सैम को कुंवारा समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखने लगती है। बीतते समय के साथ सैम के इश्क की खबर उसकी पत्नी को भी लग जाती है। इस कारण पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक दिन सैम की पत्नी उसे और एकमात्र छोटी बेटी को छोड़कर चली जाती है। पहली पत्नी के चले जाने के बाद सैम का रास्ता साफ हो जाता है और वो 1994 में जेसी के साथ पति पत्नी के तौर पर रहना शुरू कर देता है। जब सैम के परिवार वालों को इस बात की जानकारी होती है तो वो इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण सैम जेसी के साथ धार्मिक तौर पर ना तो चर्च में शादी कर पाता है और ना ही कोर्ट में इन दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। फिर भी दोनों पति पत्नी के तौर पर साथ में रहने लगते हैं। इतना ही नहीं, सैम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में जेसी का नाम पत्नी के तौर पर लिखने लगता है। आने वाले समय में जेसी सैम के 2 बेटों को भी जन्म देती है। इस दौरान शुरू में ही ये लोग सऊदी अरब चले जाते हैं। वहाँ लंबे वक्त तक रहते हुए काफी पैसा कमाते हैं। बच्चे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगते हैं। खुलासे के मुताबिक सऊदी अरब में रहते हुए ही सैम के व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है और वो छोटी छोटी बातों पर जेसी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। एक बार तो वो जेसी को इतनी जोर से धक्का देता है कि उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर उसे लगभग 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। धीरे धीरे जेसी की हालत में सुधार होता है और फिर पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस घर आ जाती है। अस्पताल वालों को सैम जानकारी देता है कि बाथरूम में फिसलने की वजह से जेसी के सर पर चोट आई थी। ठीक होने के बाद जेसी भी अपने पति के बयान का समर्थन करती है ताकि पति किसी मुसीबत में ना पड़े और फिर वहां से दोनों वापस भारत आकर सेटल हो जाते हैं। भारत आने के बाद कुछ समय तक तो सैम और जेसी की स्थिति ठीक रहती है, लेकिन एक समय के बाद फिर लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो जाता है। इस लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह सैम का दिल फेक होना था। दरअसल सैम जेसी से दूर होने लगता है और वो नई नई लड़कियों के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देता है। वो दुनिया के सामने खुद को अमीर कुंवारा लड़का के तौर पर पेश करना शुरू कर देता है। इस कारण जेसी के साथ रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण दोनों एक घर में रहते हुए अलग अलग फ्लोर पर रहने लगते हैं। आने वाले समय में दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद 2018 में जेसी अदालत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अदालत में मेंटेनेंस और पुलिस सुरक्षा के लिए अपील करती है। अदालत में सैम कहता है कि इन दोनों की शादी ना तो धार्मिक तौर पर कभी हुई और ना ही कानूनी तौर पर इन दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए वो जेसी को किसी भी तरह से गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अदालत कहती है कि पिछले कई सालों से दोनों पति पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं, इसलिए गुजारा भत्ता देना ही होगा। अदालत ही जेसी को घर में रहने का हक भी दिलवाती है। इधर सैम विदेशी महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए साजिश के तहत 57 साल उम्र होने के बावजूद 2014 में वो केरल की ही एमजी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ टूरिज्म स्टडी में मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लेता है। यहाँ वो कई विदेशी महिलाओं को अपने चाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। कुछ महिलाओं को वो शादी के ख्वाब दिखाकर अपने बंगले पर भी लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐन मौके पर जेसी सामने आकर उसके प्लान पर पानी फेर देती है। वो विदेशी महिला को बता देती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ और इसने पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। अपनी पत्नी से तंग आकर सैम तय करता है कि वो जेसी को अब न केवल अपने घर से निकाल देगा बल्कि उसे गुजारा भत्ता भी देना बंद कर देगा। इसलिए एक बार फिर से वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अदालत की सुनवाई में लगने लगता है कि अदालत का फैसला जेसी के पक्ष में होगा। इससे सैम बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ईरानी महिला से कॉलेज में हो जाती है। ईरानी महिला के सामने भी वो खुद को अमीर और कुंवारा एनआरआई बताता है। कई बार उस ईरानी महिला को घर पर भी लेकर आता है, लेकिन इस बार ईरानी महिला को सैम अपना स्टूडेंट बताता है। जेसी खामोश रहती है, लेकिन सैम को पूरी तरह लगने लगता है कि अक्टूबर के अंत में अदालत से आने वाला फैसला भी उसकी पत्नी के हक में जाएगा। ऊपर से उसकी पत्नी उसे ईरानी महिला से भी दूर कर सकती है, इसलिए वो अपनी पत्नी को ही खत्म करने का फैसला करता है। इस प्लानिंग के तहत वो पहले उन इलाकों का चुनाव करता है जहां वो शव को ठिकाने लगा सके। इसी के तहत वो घटना को अंजाम देने से 10 दिन पहले ही अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में जाता है और वहां उस खाई की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता है जहां वो पत्नी की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है।
बाजार से एक बड़ा सा धारदार हथियार भी खरीद लेता है और अपनी कार में छुपा देता है। 26 सितंबर को वो अपने घर वापस आता है और शाम के समय घर के ऊपरी फ्लोर पर चला जाता है जहां इस समय जैसी रह रही थी। यहाँ किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू होती है और इसी बहसबाजी के दौरान मौका पाकर सैम अचानक से जैसी का गला दबा देता है और वो तब तक दबाए रखता है जब तक कि जैसी की सांसें थम नहीं जाती। जैसी की डेथ कंफर्म होने के बाद सबसे पहले सैम उसका मोबाइल फोन ऑफ कर देता है और फिर रात होने का इंतजार करने लगता है। प्लानिंग के तहत रात के अंधेरे में वो जैसी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में रखता है और फिर कोटायम इडुक्की हाईवे पार करके उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे उसने डेड बॉडी को फेंकने के लिए चुना था। यहाँ आकर उस 50 फीट गहरी खाई में जैसी की डेड बॉडी फेंक देता है। इसके बाद वो बड़े आराम से घर वापस आता है और थोड़ी देर बाद अपनी कार को दिन के उजाले में शहर के एक भीड़भाड़ इलाके में खड़ी करके चला जाता है। यहाँ से वो अपने ईरानी महिला मित्र को कॉल करता है और फिर उसे मैसूर का मशहूर दशहरा दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ लेते हुए बेंगलोर की ओर निकल जाता है। इस बीच जैसी के बेटे और बेटी उससे बात करने की कोशिश में फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन फोन न लगने की स्थिति में रिश्तेदारों से बात करके पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहते हैं और आखिरकार पुलिस मैसूर से सैम को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर देती है। सैम के बयान के आधार पर पुलिस वाले उसकी निशानदेही पर 50 फीट गहरी खाई में जैसी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं और काफी मेहनत के बाद बेहद ही खराब हालत में जैसी की डेड बॉडी बरामद कर लेते हैं। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस वो कार भी बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला घोटकर जान लेने की भी पुष्टि हो जाती है। सैम ने कार को सुनसान इलाके में पार्क करने से पहले अच्छे से धुलवा दिया था। इसके बावजूद फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर से कई अहम सबूत मिल जाते हैं। इतना सबूत जुटाने के बावजूद पुलिस वाले अब तक जैसी का 2 मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाए थे, जो इस मामले में बड़ा सबूत हो सकता था। जब मोबाइल फोन के बारे में सैम से पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने जैसी के दोनों मोबाइल फोन को एमजी यूनिवर्सिटी कैंपस में बने एक बड़े से तालाब में फेंक दिया था। यह तालाब लगभग 60 फीट गहरा था। एविडेंस को और मजबूत करने के लिए इस मोबाइल फोन का मिलना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस वाले मोबाइल फोन ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करते हैं और इसमें स्पेशलिस्ट स्कूबा ड्राइवर की मदद लेने का फैसला किया जाता है। इस काम के लिए पुलिस वाले टीम इमरजेंसी केरल नाम की एक एक्सपर्ट टीम की मदद लेने का फैसला करते हैं। ये टीम 6 अक्टूबर 2025 को अफजल नाम के एक्सपर्ट तैराक के नेतृत्व में मोबाइल फोन ढूंढने का कठिन काम शुरू करती है और कई घंटों की मेहनत के बाद 60 फीट की गहराई से जैसी का मोबाइल फोन बरामद कर लेती है। दूसरा मोबाइल फोन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को ढूंढ लिया जाता है। इन सभी एविडेंस और सैम की स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस वाले उसे अदालत में पेश करते हैं, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस इस मामले में ईरानी महिला से भी कई घंटे की पूछताछ करती है। शक जताया जाता है कि कहीं जैसी की हत्याकांड में ईरानी महिला का तो हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस की कई घंटों की पूछताछ में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाता है जो ईरानी महिला का इस पूरे मामले में हाथ होने की ओर इशारा करे। जांच में साफ हो जाता है कि सैम ने ईरानी महिला को झूठ बोलते हुए गुमराह किया और खुद को कुमारा बताया। उसने ईरानी महिला को बिना कुछ बताए ही चुपचाप अपना रास्ता साफ करने के लिए और प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा करने की नियत से जैसी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। इस जांच के बाद ईरानी महिला को बरी कर दिया जाता है, जबकि सैम आज भी सलाखों के पीछे अपने किए की सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, सैम के किए की सजा का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन आपको मौका मिले तो गुनाह साबित होने पर गुनहगार को क्या सजा देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।